डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का सम्मान करेंगे आदरणीय रावल पुष्प जी। रावल पुष्प जी को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। ये कवि नहीं है पर कविता इनके अंदर रची बसी है। कोई भी ऐसा काव्य सम्मेलन नहीं होता जहाँ ये चेहरा हमें न दिखे। जोरदार तालियां हो जाए। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच बहुत गौरवशाली है। हमारे गीत के सम्राट डॉक्टर विष्णु सक्सेना आज इस कार्यक्रम में हैं। भाई अरुण जैमिनी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सर्वेश अस्थाना जी इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं और गीतों की ऐसी गंध लेकर के पूरी दुनिया में बहुत थोड़े से दिनों में जो छा गई मेरी छोटी बहन सोमरूपा विशाल, जिसके स्नेहिल अनुरोध और आमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नीता जी, अनामिका जी, जिन्होंने सारे कार्यक्रम की ऐसी चिंता की है कि कवियों को लग रहा है कि जैसे वो किसी पारिवारिक उत्सव में आए, किसी कवि सम्मेलन में नहीं आए। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। यहाँ ये प्रिय अक्षर से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। क्या मूलचंद रोशन जी ने बढ़िया शायरी की, जय कुमार रुस्वा जी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ नीता जी, आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर। मैं जानता हूँ कि जो विवाह जब होता है बेटी का, तो बेटी की माँ और बेटी के पिता सबको आमंत्रित करके सारी चीजें बनवा के वो ही नहीं खा पाते, कुछ भी चिंता में लगे रहे। वही स्थिति में आपकी है वो मैं समझता हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने बड़े मन से वाराही का यह काव्य महोत्सव सजाया है। दोस्तों, मैं यहाँ बंगाल की भूमि पर खड़ा हूँ, नेताजी की जमीन पर खड़ा हूँ और मुझे आदेश हुआ कि मैं नेताजी के संदर्भ में कहूँ। नेताजी के संदर्भ में इसलिए भी कहना आवश्यक है कि जब इंडिया गेट पर देश के प्रधान ने उनकी प्रतिमा आजादी के अमृत महोत्सव पर स्थापित की तो इस देश की सियासत के बड़े लोगों के पेट में दर्द हुआ। अब मैं नहीं जानता किस कारण से हुआ होगा, लेकिन नेताजी प्रासंगिक क्यों है, नेताजी की आवश्यकता क्यों, उनको प्रणाम करना, उनकी प्रतिमाएं लगनी क्यों आवश्यक है, नेताजी का दिल में छपना क्यों आवश्यक है, नेताजी पर कविता पढ़ी जानी क्यों आवश्यक है। मैं आजादी के 75 सालों में जो इस देश को लूटा गया, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं नेताजी से। एक तो वो नेताजी जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, उसके बाद में जो नेता इस देश को मिले आजादी के बाद में, 4 पंक्तियों में उन नेताओं का और इन नेताओं का मूल्यांकन करता हूं। मुझे मन देना कि वो देश की चिंता करते थे। वो नेताजी जो यहां से बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो देश की चिंता करते थे। तुम जेब की चिंता करते हो। तो फिर वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। वो देश कहानियां कमजोर है आपकी। तब नेताजी की याद आती है। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन पिछले 75 वर्षों में राजनीति की भाषा ये हुई मानो इस देश की राजनीति इस मुल्क के आवाम से कहना चाहती हो, तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। अब नेताजी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां भैया इसे सॉफ्ट कर दो, इसका बेस बढ़ा दो, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। मन देना कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। बढ़ाओ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने
दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। लोग कहते हैं हम युद्ध की भाषा बोलते हैं, बिना युद्ध के जीवन बनता कहाँ है। जिन भी महानायकों को आप पूछते हो, बड़े लोग हैं, सबके जीवन में संघर्ष रहा। बिना संघर्ष के व्यक्ति महान नहीं बनता। सबको ही लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तब दोस्तों 2-4 पंक्तियां मेरी वायरल हुई इन दिनों, लोगों को पसंद आई। उल्टी बात कहता हूं, इन 2 पंक्तियों पर पहली बार इस मंच पर मेरे बड़े भाई ये सुनेंगे। 2 पंक्तियां बिल्कुल उल्टी विपरीत भाषा आपको लगेगी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। करता हूं बच्ची को जिसमें खड़े होकर के गाने आगे क्लास की बच्ची पीछे, और गानी कविता कितनी समझ में आई, लेकिन भावनाएं उसमें क्रांति की हैं। मैं प्रणाम करता हूं उस देश की बेटी को कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कोई जीवन है जिसके साथ कोई लफड़ा ना हो, कोई झंझट ना हो, ऐसे आए ऐसे चले गए, आए राम गए राम की तरह। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। सोना बेटी है तो रूपा मेरी छुट्टी में, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को, जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। ये बलिदानी परंपरा बैठी है पगड़ी के रूप में। दशमेश शुरू की परंपरा, 60 बेटे बलिदान हुए। तो चमकौर के युद्ध में दीवार में चुन दिए गए, सरहिंद की दीवारों में 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। तब कहता हूं कि अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को 7 कुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। यह अनवरत लड़ा जाता है, इसमें युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। पंक्ति बोल सकते हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो सहज का हो। पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई बहन का, प्रेमी प्रेमिका का, मित्र का, किसी कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसकी कोई कीमत ना चुकानी पड़ती हो। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। मातृशक्ति बैठिए, पंक्तियां सोचता हूं। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। दैनी पड़ी नियति के कारण, सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को पुनः कहीं वैदेही, निरपराध निर्दोष अकारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। निज पुत्रों को लिए गर्भ में, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। अपने बल पर लड़ा सिया ने, जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम। नहीं है, बहुत अच्छा।
आइए दोस्तों, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता रहा, मेरा बालक, मेरा विद्यार्थी योगेंद्र यादव करगिल लड़ने के लिए गया। 19 साल की उम्र थी, 1.5 साल की नौकरी हुई थी, करगिल जाना पड़ा। सीने पर 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। मैं रोमांचित होता हूं। 19 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह लड़ना पड़ा था, लेकिन वो भेद करके चक्रव्यूह को वापस नहीं आ सके थे। ये ऐसा अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह को भेद करके वापस लौटा। देश की सरकार ने उसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान दिया। वो देश का जीवित चौथा नागरिक है जिसे परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान। और मेरे लिए इससे बड़े फख्र की, गौरव की बात नहीं हो सकती। लेकिन मैंने योगेंद्र से पूछा, योगेंद्र वो जज्बा क्या रहता होगा? तुम्हारी ये छोटी सी आयु और तुमने इतना भीषण युद्ध लड़ा। मैं 5 दिन रहा करगिल, स्वयं मैं उस स्थान को देखने के लिए गया, प्रणाम करने के लिए गया उस तीर्थ को जहां हिंदुस्तान के बेटों ने अपने मस्तक बो करके हिमालय की चोटियों को आग के अंगारों में तब्दील करके तिरंगे फहराए थे। मैं गया वहां, मुझे बताया गया यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने झंडा फहराया था, या कैप्टन मनोज पांडे ने झंडा फहराया था। इस टाइगर हिल पर हिंदुस्तान के टाइगर योगेंद्र यादव ने झंडा फहराया था। 17 गोलियां खाकर के खून से लथपथ शरीर। भैया थोड़ी देर के लिए उदय जी, प्रशांत जी, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई ढोलक, हारमोनियम, तबले तो है, हमारे पास तो ये शब्द है, यदि इसमें भी आप बाधा बन गए तो फिर हम आप तक क्या पहुंचाएं। तो मुझे बताया गया कि यहाँ इन बेटों ने झंडा फहराया। मैं रोमांचित होता हूं कि लहू से लथपथ 17 गोलियां हिंदुस्तान के बेटों के शरीर में धसी हुई, और पर्वतों की चोटियों पर बेटों ने कहा, ये दिल मांगे मोर तो हिंदुस्तान बनता है। हम कहते हैं पीढ़ियां बदचलन होगी, पीढ़ियां बदचलन नहीं साहब। जितना आदेश हमने दे दिया उतना पराक्रम दिखा करके लौटे। हमला सरहद का हो या संसद का या सर्जिकल स्ट्राइक हो, फक्र करना अपने बेटों पर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में गुरुजी परेशान, मैं भी पढ़ाता, ये नीता जी भी पढ़ाती हैं। स्कूल में गुरुजी परेशान, थोड़े बहुत पड़ोस वाले भी होते हैं, वही उद्दंड बेटे जाते हैं सेना में और पुलिस। लेकिन जब यही उद्दंड बेटे इस देश के शौर्य स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखते हुए, इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके लौटते मां के आंगन में, तो उन्हें पांव छूकर के इस मुल्क को सैल्यूट करना पड़ता है। स्वागत। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी। बेटों की तरफ देखेगा। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाली राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, तो इस मुल्क के बेटे अपना रक्त देकर रंग जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे। संसद को एक भी न खाब लगने दिया। आप समझौता वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आइए दोस्तों, मैंने योगेंद्र से पूछा कैसे लड़े होगे वहां जहां ये पता है कि प्राण देने हैं। एक एक चोटी पर एक एक बेटे ने तिरंगा नहीं फहराया। 100 बेटे अपने शव बिछा करके उनकी सीढ़ियां बना करके बेटे वहां तक गए। कभी जाना 500 से अधिक समाधियां बनी हुई हैं आपके बेटों की। तब हमने करगिल को विजय किया। क्या जज्बा होता है, क्या चीज होती है जिसके दम पर ये बच्चे लड़ते हैं सरहद पर। जो योगेंद्र ने बताया, 4 पंक्तियां सौंपता हूं। रात थी अंधेरी, और बहन जी प्रणाम करता हूं आपको जिस मन से आप रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। रात थी अंधेरी
था भरपूर, साथ में तिरंगा था, तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला ना सकी। प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता, रण बांकुरों को सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा। जब वो नारे लगा रहे थे देश की सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, जेएनयू में खड़े होकर के राजधानी में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के दो बेटे जहां से भाई अरुण जैमिनी जी उपस्थित हैं, कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन, एक की उम्र 26 साल, एक की उम्र 27 साल, तिरंगे में लिपट करके लौटे। और कोई माँ ये भाषा बोल दे। पत्रकारों ने जब साक्षात्कार लिए तो माओ ने कहा कि रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। भाषा केवल हिंदुस्तान की माँ की हो सकती है। तब मैं कहना चाहता हूं उस माँ के शब्दों में कि मुझसे सौभाग्यशाली ये मातृशक्ति बैठी है, उसके चरणों में प्रणाम करते हुए पढ़ता हूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी। राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। मैं तो छोटी माँ हूं, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन माओ को प्रणाम। सन 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके कि अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। उत्तर प्रदेश में बनारस के पास में एक छोटी सी जगह है गाजीपुर, मैं रोमांचित होता हूं। उन दिनों अधिकारियों के शव आया करते थे, सिपाहियों की वर्दियां आती थी। गाजीपुर का एक बेटा जिसका नाम था अब्दुल हमीद, पुरानी जीप से 7 टैंक तोड़ करके लौटा था दुश्मन के। जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते हैं, पन्ना बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, 88 वर्ष की उम्र में रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजरबंद, 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, उस बूढ़े शेर ने हिंदुस्तान की कील उठाई। जेल की दीवारों पर 2 पंक्तियां और शुमार की इन 2 पंक्तियों में कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। वो बलिदानी परंपरा जो बहादुर शाह जफर से होकर के अशफाक के रूप में आजादी की जंग लगी सरहद पर खड़ी हुई, तो अब्दुल हमीद बनकर के खड़ी हुई। और जब राजनीति के गलियारे में प्रवेश किया तो एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के प्रवेश किया, जिसे सारे मुल्क ने सलाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए उनके बेटा को क्या बताया होगा अब्दुल हमीद की मातृसाथी सैनिकों ने किस पराक्रम के साथ वो लड़े। ये शौर्य की कहानी जिस माँ को सुनाई गई वो जन्नत में होंगी, अब्दुल हमीद जन्नत में होंगे, लेकिन उनकी परंपरा वंश परंपरा होगी। बंगाल के शौर्यशाली लोगों, कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र भूमि के जन्मभूमि के लोगों, आपकी तालियां उठें और ये सूचित कर दें कि जो वतन के लिए सरफरोश होते हैं, वतन उन्हें कितनी मोहब्बत देता है। कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए लोग, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए लोग, सीमाओं पे दम उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। दोस्तों, भाई खींचा क्यों छेड़ रहा है बेटा, सब वही कर देता है, गला क्यों लगा फिर? हाँ, क्यों माइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? वो अच्छे चरित्र का बालक है, मैं लपेटता। देखिए, समय की सीमा है, मैं जानता हूँ। बड़े कवियों की ऐसे इतने बड़े कवि जिनकी एक शाम किसी शहर को मिल जाए, पहले तो मिलती नहीं है, 6-6, 7-7, 8-8 महीने के 1 साल पहले बुक करना पड़ता है, मिल जाती है तो शहर अपने को सौभाग्यशाली मानता है। दूसरी बात यह है कि भोजन और भूख के बीच में जो आता है उसे पाप लगता है। मैं अपना पाप कर लेता हूं। मैं पढ़ना तो बहुत देर चाहता हूँ, बहुत दिनों में कलकत्ता आया हूँ, 3 साल से तो कोई कहीं नहीं गया, इतने सारे जीवित लोग की पहली बार देख रहा हूँ। आइए 8 पंक्तियां पढ़ करके मैं स्थान लेता हूँ। दोस्तों, ये पगड़ी है, गुरुद्वारा मान करके सल्यूट करता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 5 साल की
की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दी। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग बसंती चोला लगा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। मुझे नहीं पता संविधान की क्या मजबूरियां होंगी, सरकार की और राजनीति की क्या मजबूरियां होंगी कि आजादी के 75 वर्ष में हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी भगत सिंह वैधानिक संवैधानिक तरीके से शहीदों की सूची में उनका नाम अंकित नहीं है। भगत सिंह है क्या? भगत सिंह की परिभाषा क्या? दोस्तों, ना केवल अंग्रेजों को भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की तिथि जो 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी देकर के अधजले सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। घोरी सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी क्रांतिकारी पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद न कर लेना है। मैं उस क्रांति के महानायक के नाम, महासूर्य के नाम पंक्तियां पढ़ता हूं। राजनीति ने उनके साथ बड़ी बेईमानी की, लेकिन आपके दिल में भगत सिंह कैसे छपे ये मुझे बता देना। स्वागत है भाई। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु में निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु में निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली यूथम से, डायर के सीने में उतार गोली यूथम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। दोस्तों, भूमिका मैंने जिसकी बनाई, मैं छंद दूसरा पड़ गया, लेकिन ये पंक्ति प्रयाग में जिसने अपना बलिदान दिया आजाद के नाम है, आजाद को समर्पित करता हूं, फिर भगत सिंह के नाम समर्पित करूंगा। बिना भूमिका के छंद को संभालना, उछालना, आजाद के मौजर को प्रणाम करना, संगम में नहाओ या ना नहाओ। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु में निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली यूथम से, डायर के सीने में उतार गोली यूथम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। तालियां जिनकी खामोशी, मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या रही होगी। इस देश में इसलिए देशद्रोह के नारे लगते हैं कि हम देशभक्ति में समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होते। 4 पंक्तियां वो जिसकी भूमिका बनाई वो पढ़ता हूं इस पगड़ी को सैल्यूट करते हुए। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिसपे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिसपे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग से बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया। फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। भारत